हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बेस्ट काउंसलर। सो इस सेक्शन में हम बात करने वाले हैं नीट काउंसलिंग का क्या प्रोसेस होने वाला है। एंड अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। नीट काउंसलिंग में बहुत ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपका ध्यान रखना है। एंड अगर आप कोई भी मिस्टेक कर देते हो तो आप अपनी बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज से या आप उस काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। तो वो कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है एंड कौन से सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। नीट काउंसलिंग थोड़ा सा क्रिटिकल है क्योंकि इसमें जो चॉइस फिलिंग है वो बार बार फिल करनी पड़ती है एंड जो रिफंड का प्रोसेस है वो भी क्रिटिकल है। तो इन सब के बारे में हम 1 बाय 1 बात करने वाले हैं। अगर मैं रिज़ल्ट की बात करूँ तो 14 जून डेट दिया हुआ है रिज़ल्ट के लिए। एंड रही बात काउंसलिंग की करूँ तो काउंसलिंग आपका मिड ऑफ जुलाई या एंड ऑफ जुलाई में स्टार्ट होने वाला है। लास्ट ईयर काउंसलिंग थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था बिकॉज खैर ये सब छोड़ो, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नीट के रैंक के बेसिस पे आप काफ़ी सारे कॉलेज में डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। जैसे अगर आपको MBBS या BDS या नर्सिंग करना है तो इसके लिए एक काउंसलिंग होती है MCC कमेटी, ये काउंसलिंग कंडक्ट कराती है। तो आपको उस पर्टिकुलर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। एंड नेक्स्ट इज आयुष में A से आयुर्वेदा, Y से योगिक साइंस एंड नेचुरोपैथी, U से यूनानी, S से सिद्धि एंड H से होम्योपैथी। तो इन ये जितने भी 5 कोर्सेस है, अगर आपको इनमें से किसी कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपको AA CCC काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। एंड वेटरनरी के लिए आपको VCI काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। तो ये तो हो गए टाइप ऑफ कोर्सेस एंड उसके लिए आपको किन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, ये जो तीनों काउंसलिंग है ये तीनों इंडिविजुअली होती है। इन तीनों काउंसलिंग आपस में कोई लेन देन नहीं है। अगर आपको MBBS करना है तो आपको MCC काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। एंड अगर आपको आयुष के किसी कोर्सेस में एडमिशन चाहिए तो आपको AA CCC काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन भी अलग से होगा, फ़ी पेमेंट भी अलग से होंगी एंड चॉइस फिलिंग भी अलग से करनी होंगी। सो ये तीनों काउंसलिंग अपने आप में इंडिविजुअल है, इन तीनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। एंड और एक बात, आपको जिसमें काउंसलिंग करानी है आप करा सकते हो। ऐसा नहीं होता कि आप MBBS DBS एंड नर्सिंग काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते हो तो आप आयुष के लिए एलिजिबल नहीं हो। ऐसा कुछ नहीं है। आप इन तीनों में भी अप्लाई कर सकते हो। आप इन तीनों में से किसी 2 काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो या आपकी मर्जी, आप सिर्फ एक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। तो ये हो गया आपके टाइप ऑफ काउंसलिंग। एंड वन मोर थिंग, आपके जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो MCC काउंसलिंग में नहीं आते हैं। एंड MCC काउंसलिंग में जो 15% होता है वो ऑल इंडिया कोटा होता है, यानी 15% जो सीट्स होती है वो आपकी ऑल इंडिया कोटा से फिल की जाती है। लेकिन एम्स के जितने भी सीट्स है 100% वो पूरी की पूरी MCC काउंसलिंग के थ्रू फिल की जाती है। एंड जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है उनकी 15% सीट्स फिल की जाती है। एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है उसकी भी 100% सीट्स MCC काउंसलिंग के थ्रू ही फिल होती है। ये हम आने वाले वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। एंड इस वीडियो में हम तीनों काउंसलिंग के ऊपर डिस्कस नहीं करने वाले हैं, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ MBBS एंड BDS कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो आपका काउंसलिंग प्रोसेस क्या होने वाला है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर रहेंगे, किन कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आपकी गवर्नमेंट की कॉलेज जितनी भी सीट्स है वो 15% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल होती है एंड 85% जो है वो स्टेट कोटा के थ्रू फिल होती है। एंड अब हम बात करने वाले हैं MCC ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। तो इसमें आपके जितने भी एम्स के कॉलेजेस है 100% वो पूरे एंड 2 जिपमेर के जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें से 2 कॉलेज इस काउंसलिंग के थ्रू इन कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। एंड आपके जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनके 50% सीट्स जो है वो इस काउंसलिंग के थ्रू फिल की जाती है। एंड और एक बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ये जो काउंसलिंग है MCC ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट काउंसलिंग ये दोनों आपस में अलग अलग है। जैसे जो 15% गवर्नमेंट की सीट्स MCC ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में है वो 15% यहीं होंगी
उन 15% सीट्स में से अगर कोई सीट बच जाती है तो ऐसा नहीं होगा कि वो सीट स्टेट काउंसलिंग के थ्रू फिल की जाएगी। अगर सीट बच गई तो बच गई, उसको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू फिल नहीं करते हैं। तो ये दोनों जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपने आप में भी इंडिविजुअल है। तो ये जो दोनों काउंसलिंग है वो आपस में इंडिविजुअल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जितने भी आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती है उनके पूरी की पूरी 100% सीट्स MCC ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू फिल की जाती है। एंड नेक्स्ट है डीमेड। डीमेड यूनिवर्सिटीज़ जो होती है वो एक प्राइवेट कॉलेजेस है। डीमेड यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ एक बार। यस, डीमेड यूनिवर्सिटीज़ जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस है एंड इनके जितने भी सीट्स है वो MCC ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू ही फिल की जाती है। एंड ये प्राइवेट होने की वजह से इनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। मिनिमम 14 से 15 लाख या फिर हाईएस्ट 18 से 27 लाख 1 साल की फ़ीस होने वाली है आपकी। एंड इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी स्टेट या कैटेगरी कोटा नहीं लगता है, तो सारे स्टूडेंट्स को इक्वली देते हैं। एंड इसमें आपके टोटल 50 से 52 कॉलेजेस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं AFMC MBBS। AFMC जो है वो आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेजेस है। अगर जैसे कि कोई आर्मी डॉक्टर बनना चाहता है, यानी वो डॉक्टर जो आर्मी की सर्जरी या फिर उनके इलाज करते हैं, तो आपको अगर उसमें MBBS करना है तो आपको MCC ऑल इंडिया कोटा काउंसिल में पार्टिसिपेट करना होगा। एंड इस पर्टिकुलर फील्ड के जितने भी सीट्स है वो पूरी MCC काउंसलिंग के थ्रू ही फिल की जाएगी। एंड नेक्स्ट है हमारा ESIC कोटा। अगर किसी के पास ESIC कार्ड है तो वो ESIC कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकता है। एंड नेक्स्ट है हमारा DU कोटा। बेसिकली ये ऐसा है कि अगर आप जैसे स्टेट्स से बिलोंग करते हो एंड आप कहीं और से अपना लेवल 12 स्टडी कर रहे हो तो आप उन दोनों स्टेट को हैज़ अ डोमिसाइल यूज़ करके हैज़ अ डोमिसाइल मान के उसका बेनिफिट उठा सकते हो। लेकिन ऐसा हर स्टेट में हो ज़रूरी नहीं है। जैसे कि एक सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप इसका कैसे बेनिफिट उठा सकते हो। जैसे कि अगर आप राजस्थान से हो लेकिन आपने अपना जो स्टडी है लेवल 12 का वो दिल्ली से किया, तो आप दिल्ली में भी डोमिसाइल के थ्रू एडमिशन ले सकते हो एंड राजस्थान के कॉलेजेस में भी डोमिसाइल के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। लेकिन इनमें भी कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जो रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको नोटरी करवाते हैं एंड उसमें ये लिखा हुआ होता है कि आप इस काउंसलिंग के ही डोमिसाइल का बेनिफिट उठाओगे एंड किसी अदर स्टेट के डोमिसाइल का बेनिफिट आप नहीं लोगे। जैसे कि पंजाब के जितने भी कॉलेजेस है उनमें ऐसा कराया जाता है। एंड आपके जो IPU कॉलेजेस हैं उनमें से 2 IPU कॉलेज में एडमिशन भी MCC ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के थ्रू होता है। एंड CW कोटा ये भी एक आर्म फोर्स के जैसा कोटा है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेट काउंसलिंग कोटा के बारे में। तो आपके जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं तो 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल होगी एंड जो बची 85% सीट है वो आपके स्टेट काउंसलिंग के थ्रू फिल होगी। एंड जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है उन सभी में एडमिशन स्टेट काउंसलिंग के बेसिस पर ही हो जा। नेक्स्ट डोमिसाइल का कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि किस तरीके से आप दोनों स्टेट का फ़ायदा उठा सकते हो। अगर आपका डोमिसाइल कहीं और का है एंड आपने कहीं और से स्टडी की तो आप उन दोनों स्टेट का डोमिसाइल बेनिफिट उठा सकते हो। लेकिन अगेन आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसे कौन से स्टेट है जो ये अलाउ नहीं करते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका NIR कोटा जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों कॉलेजेस में देखने को मिलता है। अगर आप NIR कोटा के थ्रू एडमिशन अगर आपको मिलता है तो आपकी फ़ीस स्पॉन्सर की जाएगी। ये एक इसमें खास बात है। एंड ये प्राइवेट में भी होता है एंड कई जगह गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी NIR कोटा देखने को मिलता है। एंड अदर स्टेट स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन ओपन स्टेट फॉर प्राइवेट कॉलेजेस और NIR कोटा। सो मैं आपको एक बार ओपन स्टेट एंड क्लोज स्टेट बता देती हूँ होता क्या है। ओपन स्टेट का मतलब ये है कि वो स्टेट के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है या प्राइवेट जो भी कॉलेजेस है अगर आपको उसमें एडमिशन लेना है तो आप कहीं से भी हो, डजेंट मैटर, आप इंडिया के किसी भी कोने से हो तो आप उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। वो होता है आपका ओपन स्टेट। क्लोज स्टेट ये होता है कि
जिस स्टेट की गवर्नमेंट कॉलेजेस की हम बात करते हैं उस कॉलेजेस में सिर्फ उसी स्टेट के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। अदर स्टेट के स्टूडेंट्स उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। सो ये होता है आपका ओपन स्टेट एंड क्लोज स्टेट। जैसे कि ओपन स्टेट में यूपी, बिहार, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़ ऐसे स्टेट्स हमको देखने को मिलते हैं। एंड क्लोज स्टेट में जैसे आपका महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया। सो ये सारे क्लोज स्टेट की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। सो नंबर 1 पे है आपका 10th और 12th की मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट। बेसिकली क्या होता है ना, कई सारे कॉलेजेस में ये दोनों एक ही होता है, यानी आपका जो मार्कशीट है वही आपका पासिंग सर्टिफिकेट है। एंड कुछ कॉलेजेस में ऐसे भी होता है कि वो दोनों अलग अलग देते हैं, आपका मार्कशीट अलग रहेगा एंड पासिंग सर्टिफिकेट अलग रहेगा। तो आप देख लेना कि आप किस कैटेगरी में आते हो। मेरा जो था पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट दोनों एक ही था एंड मैं बार बार स्कूल के चक्कर लगा रही थी कि मुझे पासिंग सर्टिफिकेट दे दो। एंड काफ़ी टाइम बाद मुझे पता चला कि ये पासिंग सर्टिफिकेट इसके साथ जॉइन है। तो आप एक बार देख लेना, मेरी तरह स्कूल या कॉलेज के चक्कर मारने मत लग जाना। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीसी यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या माइग्रेशन। नेक्स्ट है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगेन डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप स्टेट काउंसिल में पार्टिसिपेट करते हो तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट किस तरीके से बेनिफिट करता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीट एप्लीकेशन फॉर्म या फिर हम बोल सकते हैं इसका कंफर्मेशन पेज भी। एंड नीट का एडमिट कार्ड, नीट का स्टोर कार्ड जो आपका रिजल्ट होता है वो। एंड नेक्स्ट है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एंड इसके बाद हम बात करते हैं गैप सर्टिफिकेट। अगर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो आपके लिए गैप सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें आप 10, 20, 50 रुपीज़ का स्टैम्प होना चाहिए। एंड आपके मिनिमम आपके 8 पासवर्ड साइज फ़ोटोज़ होने चाहिए। सेम जो आपने नीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय लगाया वही फ़ोटो आपका काउंसलिंग में भी ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट कोई वैलिड आईडी कार्ड जैसे आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या 12th का एडमिट कार्ड, इनमें से कोई एक आप वैलिड आईडी कार्ड के फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है अलॉटमेंट लेटर। जब आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आपको वो जो लेटर आता है एक उस पर्टिकुलर काउंसलिंग से, तो आपको वो अलॉटमेंट लेटर भी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट। ये किसी किसी स्टेट में ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि तेलंगाना में इसकी ज़रूरत पड़ती है। एंड स्टडी सर्टिफिकेट कर्नाटक में इसकी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। एंड नेक्स्ट है हेल्थ सर्टिफिकेट या आप इसे मेडिकल सर्टिफिकेट भी बोल सकते हो। एंड जब आप AFMC कोटा के थ्रू एडमिशन लेते हो, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर आपको आर्मी डॉक्टर बनना है तो उसके लिए आपका मेडिकल सर्टिफिकेट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं काउंसलिंग प्रोसेस क्या होने वाला है। तो बेसिकली आपकी ये जो ऑल इंडिया एंड स्टेट काउंसलिंग है ये जिगजैग चलती है। जैसे आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड शुरू हुआ एंड जब वो आधा ख़त्म हो जाए ना तब आपका स्टेट काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो जा। एंड जब आपका ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड फिनिश हो जा तब स्टेट काउंसलिंग का आधा राउंड कंप्लीट हो जा। तो ये आपका जिगजैग फॉर्मेट में चलता है। एंड और एक मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। एंड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड राउंड होने के बाद जब आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड हो जा एंड उसमें अगर आपको कोई सीट अलॉट होती है तो आप उस सीट को रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपने उस सीट को रिजेक्ट कर दी तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे एंड इसके साथ साथ आप नेक्स्ट ईयर भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनका ध्यान रखना है। एंड जो रैंक का डिफरेंस होता है फर्स्ट राउंड में, थर्ड राउंड में, वो ज़्यादा नहीं होता है। जस्ट हमें 3-4 मार्क्स का देखने को मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट हुई है एक पर्टिकुलर रैंक पे तो आपको आगे आने वाले राउंड में काफ़ी पीछे रैंक पर सीट मिल जाएगी, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्टेप्स ऑफ MCC काउंसलिंग। तो सबसे पहले MCC रिलीज करेगा आपका कंप्लीट शेड्यूल नीट काउंसलिंग का, फिर रजिस्ट्रेशन हो जाए गिवन टाइम पीरियड के अंदर एंड उसके बाद हो जाए फ़ी पेमेंट। तो फ़ी पेमेंट का मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है क्या प्रोसेस है। जैसे कि अगर आप जनरल या EWS कैटेगरी से हो एंड अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में
एडमिशन लेना है तो आपकी फ़ीस होने वाली है 1000 नॉन रिफंडेबल फ़ीस एंड 10,000 जो कि रिफंडेबल हो जाएगी, लेकिन अगर आप जो टर्म्स एंड कंडीशन गिवन है उसको फॉलो करेंगे तो। अदरवाइज़ ये जो 10,000 फीस है वो भी आपको रिफंड नहीं की जाएगी, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी कि वो कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। एंड अगर आप OBC ST SC या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो एंड आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपकी जो 500 है नॉन रिफंडेबल फ़ीस रहेगी एंड 5000 आपकी रिफंडेबल फ़ीस होने वाली है। ये जो रिफंडेबल फ़ीस है इसे हम सिक्योरिटी फ़ी भी बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट है, अगर आप डीमेड के किसी कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो उसमें आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपकी जो नॉन रिफंडेबल फ़ीस है वो है 5000 एंड रिफंडेबल फ़ीस है 2 लाख। एंड वन मोर थिंग, अगर आप डीम्ड कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो वो आपका ऑलरेडी डीम्ड एंड गवर्नमेंट दोनों में आ जाएंगे। यानी अगर आप गवर्नमेंट एंड डीम्ड दोनों टाइप के कॉलेजेस को अपने ऑप्शन में रखना चाहते हो तो आपको वही फ़ीस पे करनी होगी, 5000 नॉन रिफंडेबल 2 लाख रिफंडेबल। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप डीम्ड एंड काउंसलिंग करा रहे हो एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी काउंसलिंग करा रहे हो तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि आपको 5000 प्लस 2 लाख डीम के लिए एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 500 प्लस 5000 अलग से पे नहीं करना होगा। अगर आप डीम्ड में अप्लाई करते हो तो डीम्ड एंड गवर्नमेंट दोनों कॉलेजेस की जो फीस है वो 5000 प्लस 2 लाख की होने वाली है। सो मैं आपको एक बार रिफंडेबल के टर्म्स एंड कंडीशन एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट होती है तो आपके पास ऑप्शन होता है, आप उसे छोड़ भी सकते हो या फिर कंफर्म भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सेकेंड या थर्ड राउंड में सीट मिलती है तो आप उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप उसे रिजेक्ट करते हो सेकेंड या थर्ड राउंड में सीट मिलती है तब तो आपकी जो सिक्योरिटी फ़ी है 10,000 5,000 वो रिफ़ंड नहीं की जाएगी। ठीक है, एंड डीम के कॉलेजेस के लिए वो 2 लाख रुपीज़ है। तो इसीलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। तो आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। आप सेकेंड या थर्ड राउंड में सीट को रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपने सीट को रिज़ाइन कर दिया तो जो आपकी सिक्योरिटी फ़ी है वो आपको रिफ़ंड नहीं की जाएगी। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको चॉइस फिलिंग करना होता है एंड चॉइस फिलिंग का जो करेक्ट फॉर्मूला है ना वो है कि आपको आपकी कॉलेजेस को डिक्रीजिंग वे में फिल करना है। जैसे कि तो आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो आपके नंबर 1 पे होना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे आपकी जो बैकअप ऑप्शंस रहेंगे एंड इसके लिए आप जो बैकअप में कॉलेजेस रखना चाहते हो उसको आप उसके नीचे फिल कीजिए। इस तरीके से आपको फिल करना है। जैसे कि अगर आपने अपने चॉइस फिलिंग में 20 कॉलेजेस को सेलेक्ट किया, लेट्स सपोज, एंड राउंड फर्स्ट में आपने जो 15th रैंक पर जो कॉलेज सेलेक्ट किया था, चूज़ किया था, उस कॉलेज में आपको सीट मिल रही है एंड आप अपग्रेड के लिए आगे बढ़ते हो तो जो 15 के नीचे वाले जितने भी कॉलेजेस आपने फिल किए वो अपने आप नेग्लिजिबल हो जाएगी। दैट मीन्स आपको जो अपग्रेड में जो सीट्स मिलने वाली है वो आपके ऊपर 14 के ऊपर जितने भी कॉलेजेस आपने फिल किए वही ऑप्शंस आपको मिलने वाले। तो इसीलिए आपका जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। आपको आपके टॉप पर वही कॉलेज रखनी है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो एंड उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको फिल करना है। तो इस वे में आपको चॉइस फिलिंग करनी है। एंड चॉइस फिलिंग में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लॉक करना। जैसे हमने चॉइस फिलिंग कर दी एंड उसे लॉक कर दिया तो उसके बाद आप अपने जो ऑर्डर है उसे चेंज नहीं कर सकते हो एंड ना ही किसी कॉलेज या किसी कोर्स को आप उसमें ऐड कर सकते हो। एंड और एक बात, अगर आप काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग कर देते हो एंड लॉक करना छोड़ देते हो, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल क्लोज होगा उसके साथ साथ आपका जो चॉइस फिलिंग है वो भी लॉक हो जाएगा। लेकिन हर काउंसलिंग में ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। एंड इसमें कुछ स्टेट काउंसलिंग में ऐसा भी होता है कि अगर आप चॉइस फिलिंग को लॉक नहीं करते हो तो आपका चॉइस फिलिंग पूरा कैंसिल कर दिया जाएगा। जब चॉइस फिलिंग ही कैंसिल हो गया तो फिर कॉलेज में सीट अलॉट होंगी कहाँ से।
तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप एक बार चॉइस फिलिंग कर देते हो एंड अगर आप उस चॉइस फिलिंग ऑर्डर के ऊपर कंफर्म हो कि मुझे यही ऑर्डर में फिल करना था, तो आप उसे लॉक कर दीजिए। एंड आपको चॉइस फिलिंग बार बार करना होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि जब रजिस्ट्रेशन टाइम आपने चॉइस फिलिंग कर दी एंड इसके बाद आपका सेकेंड थर्ड राउंड में आपको चॉइस फिलिंग करनी नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं होता है। आपको राउंड 1 की चॉइस फिलिंग करनी है, फिर राउंड 1 का रिजल्ट आएगा एंड उसके बाद में आपको राउंड 2 के लिए वापस चॉइस फिलिंग करनी होगी। फिर राउंड 2 चले जाओ, उसका रिजल्ट आएगा, फिर राउंड 3 स्टार्ट होने से पहले आपको राउंड 3 के लिए वापस चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। तो जितने राउंड होंगे उतनी बार आपको चॉइस फिलिंग वापस करनी पड़ेगी। एंड 5th स्टेप आपको रिजल्ट आएगा, जैसा आपने चॉइस फिलिंग की है, जैसी जितनी आपकी रैंक है उसके बेसिस पे आपको उस कॉलेज में सीट मिलेगी। एंड लास्ट स्टेप जिसमें आपको फिजिकली उस कॉलेज में जाके लास्ट जो एडमिशन प्रोसेस होता है उसे कंप्लीट करना होगा। एंड उसमें आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके जाके वहाँ पर बताने होंगे एंड उसी के साथ साथ आपको उसके फोटो कॉपी भी लेके जानी है ताकि वो वहाँ सबमिट कर सके। तो अगर आपको MBBS BDS कोर्सेस में एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या काउंसलिंग प्रोसेस होने वाला है, किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा काउंसलिंग कैसे करानी है। एंड अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। एंड अगर आपको AACCC और VCI काउंसलिंग के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अगर आपको हमारी टीम से नीट काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए स्क्रीन पे QR कोड गिवन है, आप उसे स्कैन करके हमारा जो नीट काउंसलिंग सपोर्ट है उसे ज्वाइन कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे सेक्शन। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा।